नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। खबरों के पोस्टमार्टम में आज कई मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे जनता दल यू की कमान फिर से नीतीश कुमार को मिल गई है, इस पर क्या पार्टी पर असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत में टैक्स की जो वसूली है उस पर चर्चा करेंगे। अयोध्या में केवल रामलला का मंदिर नहीं बन रहा है, वहाँ पर 7 और मंदिर बन रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले जनता दल यूनाइटेड की बात कर लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड की आज दिल्ली में कार्यकारिणी हुई, जिसमें लल्लन सिंह ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड का इतिहास मैं आपके साथ चर्चा में लाना चाहता हूं, इस पर बात करना चाहता हूं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड का जो गठन हुआ था वो जनता दल लोक शक्ति और समता पार्टी के विलय से हुआ था। 30 अक्टूबर 2003 को स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली समता पार्टी का जनता दल में विलय कर दिया गया था। विलय की गई कहीं को जनता दल यूनाइटेड कहा गया। इसमें जनता दल का जो चुनाव चिन्ह था वो तीर, समता पार्टी का हरा और सफेद झंडा मिलाकर नया चुनाव चिन्ह तैयार किया गया था। वर्ष 2004 से 2016 तक शरद यादव इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे। नीतीश कुमार 2016 से 2020 तक इस पद पर रह चुके हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह 2020 से 2021 तक, और उसके बाद लल्लन सिंह ने पार्टी की कमान संभाली थी। बिहार में जनता दल यूनाइटेड 2005 से लगातार किसी न किसी रूप में सरकार में शामिल है। बिहार के अलावा झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर ऐसे राज्य हैं जहां पार्टी का कुछ अस्तित्व है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार वर्तमान में भारतीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। 1985 में उन्होंने पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और बिहार विधानसभा पहुंचे थे। उनके बाद उनकी सियासी जो पारी वो बढ़ती चली गई। वर्ष 1989 में वे 9वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। लोकसभा में अपने पहले कार्यकाल में ही नीतीश कुमार को केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। वर्ष 1991 में नीतीश कुमार दोबारा लोकसभा के लिए चुने गए और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के महासचिव बनाए गए। 1989 से लेकर 2004 तक बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतते रहे। वर्ष 2001 से 2004 के बीच कैबिनेट मंत्री के तौर पर रेल मंत्री जैसी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। नीतीश कुमार 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहली बार वर्ष 2000 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला था। उन्हें सुशासन बाबू का नाम भी दिया जाता है। अब जब उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है तो उनके सामने कई जिम्मेदारी भी हैं और कई चुनौतियां भी हैं। पिछले कुछ साल से जनता दल यूनाइटेड की हालत खराब है। 2010 में जनता दल यू ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2015 में 71, 2020 में 43 पर सिमट गई है। बार बार गठबंधन बदलने से भी नीतीश की छवि को नुकसान पहुंचा है। अब जब उनको नया अध्यक्ष बना दिया गया है तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती वर्ष 2024 का चुनाव है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में बने रहने की चुनौती है। हम सभी जानते हैं कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। भव्य मंदिर बन रहा है। जनकपुरी से, यानी कि भगवान श्री राम की ससुराल से निकली रथ यात्रा भारत पहुंच चुकी है। इंदौर से भी एक ऐसी रथ यात्रा निकली है। यहाँ जो अयोध्या मंदिर है केवल रामलला ही नहीं बल्कि कई ऋषियों के भी दर्शन आपको होंगे। राम मंदिर के अलावा 7 अन्य देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर इस समय बनाए जा रहे हैं। ये मंदिर परिसर की शोभा बढ़ाएंगे। मुख्य द्वार से थोड़ा हटकर आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिरों को जगह दी गई। मेरे हिसाब से ये जानकारी आपके लिए नहीं होगी। यहाँ जो रामलला का मंदिर है उसके साथ साथ वाल्मीकि मंदिर है, महर्षि वशिष्ठ मंदिर है, महर्षि विश्वामित्र का मंदिर है, महर्षि अगस्त का मंदिर है, निषाद राज का मंदिर है,
माता शबरी का मंदिर है और देवी अहिल्या का भी मंदिर है। ये सभी मंदिर जब आप दर्शन करेंगे तो आपको त्रेता युग से सीधा सीधा जुड़ाव महसूस होगा। इस परकोटा के चारों कोने सूर्यदेव, मां भगवती, भगवान गणेश, भगवान शिव को समर्पित हो। उत्तरी दिशा में मां अन्नपूर्णिमा का एक मंदिर बनाया जा रहा है। दक्षिण में भगवान हनुमान का मंदिर बनाया जा रहा है। उत्तरी कोने में माता अन्नपूर्णिमा का मंदिर है। अयोध्या के कुबेर टीले पर जटायु की मूर्ति स्थापित की गई है। श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन के बाद वापस लौटते समय इन मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या में सड़कों के किनारे सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं जो भगवान राम के सूर्यवंशी होने की बात को समर्थन उसका करते हैं। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ तैयार हो गए हैं। सड़कों के किनारे दीवार बन रही है जिस पर रामायण काल के प्रसंगों को दिखाया जाएगा, पेंटिंग उनकी की जाएगी। मंदिर के गर्भगृह में एक चबूतरा बनाया गया है। इसी चबूतरे पर रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। रामलला की मूर्ति 51 इंच की बनाई गई है। श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के बाद पंचदेवों के दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, विधिवत पूजा करेंगे। राजनीति से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। खबर भारतीय जनता पार्टी की। हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन अब ये तैयारी मुकम्मल रूप ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगने से पहले ही वो अपने लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। पहली सूची में उत्तर प्रदेश की कई सीटों के नाम आएंगे। ये भाजपा के महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, जिन्होंने सभी जिलाध्यक्षों को ये निर्देश दे दिए हैं कि 30 जनवरी तक प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोल दिया जाए। कैंडिडेट कौन होगा बाद में देखेंगे। पहले भाजपा का संगठन अपनी लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय चुनाव कार्यालय खोलेगा, उस पर व्यवस्थाएं वहां पे बनाई जाएंगी। इसके लिए स्थान का चयन जल्द से जल्द कर लिया जाए, ये भाजपा ने कहा है। कार्यालय की व्यवस्था, चुनाव कार्यालय प्रभारी तैनात कर दिए जाएं, ताकि जब प्रत्याशी घोषित हो तो उसके बाद उसको जमीनी तैयारियों के लिए समय बेकार ना करना पड़े। भाजपा यह भी मान रही है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद ही पूरे देश में राष्ट्रवाद की हवा चलेगी, जिससे भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार होगा। इसी माहौल का फायदा भाजपा उठाना चाहती है और इसीलिए प्रत्याशियों की घोषणा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले ही हो जाएगी। यह भी बताया जा रहा है कि बसपा के कुछ सांसद भाजपा में शामिल होने की कोशिश में हैं। उनको शामिल करने के बाद उनकी उम्मीदवारी पर, यानी कि उनको टिकट दिया जाए न जाए, वो बाद में निर्णय लिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने विधानसभा विस्तारकों को क्षेत्र में चुनाव कार्य के दौरान केवल चुनाव पर ही ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त विधानसभा विस्तारकों का प्रशिक्षण हो रहा है और सभी को उनकी जिम्मेदारियां दे दी गई। दो दिन बाद वर्ष 2024 शुरू हो जाएगा। नए साल में सरकार की तरफ से आपको एक उपहार मिलने की उम्मीद। बताया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नए साल में किया जाएगा। देश में मई 2022 से पेट्रोल डीजल के दाम लगभग स्थिर बने हुए हैं, मतलब एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर इनमें कभी आया है। तेल की कीमतों में अगले साल 10% की कटौती होने की संभावना है। तेल कीमतों में जो कटौती होगी ये भू राजनीतिक चिंताओं, उत्पादन में कटौती के चलते होगी। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई है। 2023 के आखिरी कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन जो क्रूड कच्चा तेल है बाजार में वो 77.63 प्रति बैरल पर था। भारत में सरकारी तेल कंपनियों को जैसे इंडियन ऑयल कॉर्प, भारत पेट्रोलियम कॉर्प, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इस साल इनको काफ़ी मुनाफा हुआ है। 6 अप्रैल 2022 से पहले रिफाइनरी कीमतो98 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष की छमाही में इन सरकारी तेल कंपनियों को लगभग 58,198 करोड़ रुपए का
सीधा सीधा लाभ हुआ है। पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपये तक की कटौती कर सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 से 90 रुपये होने की उम्मीद हम कर सकते हैं कि सरकार की ओर से ये लाभ हमें मिल सकता है। मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए लगभग 10 साल हो गए। यही कह लीजिए कि उनके दूसरा कार्यकाल अंतिम पड़ाव पर है। 10 साल के कार्यकाल में व्यक्तिगत और कॉरपोरेट जो टैक्स है वो 3 गुना बढ़कर 19 लाख करोड़ रुपए हो गया है। लोगों की आय पर रिफंड के समायोजन के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 16.61 लाख करोड़ रुपए हो गया है। चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट कर में संग्रह में अब तक 20% तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार कम दरों और कम छूट के साथ व्यवस्था को सरल बनाने का प्रयास कर रही है। वर्ष 2019 में सरकार ने छूट छोड़ने वाले कॉरपोरेट्स के लिए कम दर की पेशकश की थी। इसी तरह की योजना अप्रैल 2020 में आम लोगों के लिए भी पेश की गई। वर्ष 2023 और 24 के बजट में कर स्लैब को युक्ति संगत बनाकर माल छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए और मानक कटौती 50,000 रुपए कर व्यवस्था को और आकर्षक बनाया गया। इसे आयकर रिटर्न फॉर्म में डिफॉल्ट कर व्यवस्था भी बना दी गई है। तो ये सीधा सीधा आप ये मान लीजिए कि सरकार जो 10 साल में जो टैक्स आप लोग दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, वो सरकार का बढ़ा है और इससे देश को पैसा मिला है। 1 फरवरी को सरकार लेखानुदान पेश करेगी, क्योंकि अप्रैल या मई में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार की ओर से पूर्ण बजट जुलाई 2024 में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2014 में आई थी और 20% जो ये टैक्स बढ़ा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में मानी जाती है। खबर संभल से है, बहुत दुखदाई खबर है। संभल जिले के धनारी थाना क्षेत्र निवासी 2 भाइयों ने फंदे पर लटक कर जान दे दी। तीसरे को आसपास के लोग और परिजनों ने किसी तरह बचा लिया। आत्महत्या का प्रयास उसने भी किया। बताया जा रहा है कि इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा मुनीश, जिसकी उम्र 25 साल थी, हरियाणा में नौकरी करता था। उसके 2 छोटे भाई ब्रजेश 19 और पान सिंह 22 साल के हैं, जो गांव में रहकर खेती करते थे। उनके पिता ने अपनी पत्नी को किसी बात पर डांट दिया, यानी कि उनकी मां को डांट दिया। गाली गलौज सुनकर सबसे छोटे बेटे ब्रजेश ने विरोध किया। इसके बाद दोनों में बहसबाजी हो गई। गुस्से में आकर जंगल की तरफ चला गया। उसने एक पेड़ से लटक कर जान दी। परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली, गांव में कोहराम मच गया। इससे दुखी होकर दूसरे बेटे पान सिंह ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उसे बचा लिया। लेकिन मुनीश, जो तीसरा भाई था, उसको जब पता चला कि उसके भाई ने आत्महत्या कर ली है, तो उसने अपने हाथ पे लिखा, हम तीनों भाइयों में बहुत प्रेम था, मैं भी आ रहा हूँ, सभी को राम राम। उसके बाद उसने भी आत्महत्या कर ली। दोनों भाइयों के शवों का अंतिम संस्कार परिजनों ने, गांव के लोगों ने कर दिया है। लेकिन इस दुखद भरी घटना के बाद गांव में मातम है। हमीरपुर में मदोहा तहसील में तैनात नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता का धर्मांतरण कराकर निकाह करने के मामले में मुस्लिम युवती, उसके रिश्तेदार और मस्जिद के मुअज्जिन को जेल भेज दिया गया है। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता इससे पहले 3 सरकारी नौकरी छोड़ चुका था। उससे पहले शादी भी वो कर चुका था। कुछ वर्षों में ही करोड़ों की हैसियत इसने अपनी बना ली थी। पहली पत्नी द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसमें अपने घर का पता भी सही नहीं लिखा था। पहली शादी रिश्ते में बहन लगने वाली आरती गुप्ता से की थी। दोनों का प्रेम विवाह था।
उसका हमीरपुर के मधुआ में मदद मांगने वाली गैर समुदाय की मुस्लिम महिला से प्रेम प्रसंग हो गया। इस मामले में तूल पकड़ा तब आशीष के धर्म परिवर्तन करने के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ने का फोटो वायरल हुआ। आशीष यूसुफ बन चुका है। तो ये जो नायब तहसीलदार हैं आशीष गुप्ता, इन्होंने पहले अपने रिश्ते की बहन से प्रेम विवाह किया, उसके बाद दूसरी महिला से शादी करने के लिए धर्म बदल लिया। अब इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है, कार्रवाई हो रही है और आचरण नियम 229 का सरकारी जो इनका मामला है ये उल्लंघन का बनता है, जिसमें बहुविवाह को अनुमति नहीं दी जाती है। ये आज की कुछ प्रमुख घटनाएं जिन पर आपके साथ चर्चा करना जरूरी था। ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। युग करवट यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और युग करवट समाचार पत्र ज़रूर पढ़िएगा। नमस्कार।